अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो है वो पढ़ रहे थे ऑर्बिटल मोशन के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो सेंट्रल फोर्स को देख रहे थे और मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आप चेक करें, हम केपलर्स लॉ को डिस्कस करेंगे आज। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट and depends on its distance from that point, then the force is called a central force। यही बात हमने जो है वो पढ़ी थी स्टार्ट में भी इस चैप्टर के, जिसमें हमने ऑर्बिटल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें हमने कहा था कि अगर हम जो है एक ले लें, रोप ले लें और उसके साथ एक हम जो है वो पत्थर बांध दें, लाइक ये मेरा सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, एक पर्सन खड़ा है, ये उसने जो है एक पत्थर बांधा हुआ है, इसको अगर मूव कर रहा है तो इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। और यहाँ जो आपकी फोर्स इंप्लीमेंट हो रही होगी उसको हम सेंट्रल फोर्स का नाम देंगे, ये ओरिजिन होगा। और ये जो मोशन ये क्रिएट कर रहा होगा उसको हम जो है सेंट्रल मोशन का नाम देंगे। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, कि ये हमारी जो है वो सेंट्रल मोशन होती है। और जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स पॉइंट हमारा सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा। और इसके दौरान जो है हमारा फिक्स पॉइंट होगा वो उसको हम बोलेंगे, सॉरी, सेंटर ऑफ द फोर्स बोलेंगे। ओके, द फिक्स पॉइंट इज यूजुअली टेकन एज द ओरिजिन। हम वो किस पे ले रहे हैं, ओरिजिन पे ले रहे हैं, ठीक है। हमारा पॉइंट ओरिजिन पे होता है, सेंट्रल पॉइंट। द ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर सच मोशंस। ये भी एग्जांपल हमने देखी थी कि ऑर्बिटल मूवमेंट जो है वो किसकी होती है, प्लैनेट्स की और सैटेलाइट्स की। द लॉ व्हिच गवर्न दिस मोशन वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय केपलर। केपलर वो पर्सन था जिसने ये लॉज पोस्टुलेट्स किए थे कि प्लैनेट्स की मोशन कैसी होती है, सैटेलाइट की मोशंस अराउंड सन कैसी होती है। हिज इंटरेस्ट वाज इन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ही postulated the following laws। उसने कौन से laws जो है वो postulate किए थे। नंबर 1, the orbit of the planets are ellipse with the sun at one focus। ये भी चीज हम देख चुके थे पहले इसके बारे में, कि हम जो है बनाते थे, जब भी पाथवे बनाते थे किसी ऑर्बिट का तो वो किस फॉर्म का आता था, वो एलिप्स की फॉर्म का आता था, जिसमें ये हमारे माइनर एक्सिस थे, ये मेजर एक्सिस थे, ये ओरिजिन था, ये हमारा 1 एपिस था, 2 एपिस, 3 और 4 एपिस ये हमारे बनते थे। और इसको हमने एपिस्टल डिस्टेंस का नाम दिया था। अब आप यहाँ पे देखें हमारे फोकी कहाँ पे लाए कर रहे हैं, एक ये फोकी है और दूसरा ये फोकी है, मतलब फोकस यहाँ पे लाए कर रहे हैं। तो उसने ये कहा है कि हमारा विद 1 फोकी जो है वो एलिप्स की फॉर्म बनाता है प्लैनेट की जो मोशन होती है अराउंड द सन। Okay, now the second postulate was the line joining a planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। अब यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि सन से जो डिस्टेंस है ये आपकी जो है ऑर्बिट है, और सॉरी ये सन है और ये ऑर्बिट आपका मूव कर रहा है, तो वो सन के साथ जो है वो इक्वली डिस्टेंस पे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और टाइम भी उसका जो है वो इक्वल ही रहेगा। और थर्ड पोस्टुलेट था, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिक ऑर्बिट। जो हमारा स्क्वायर होता है पीरियड का प्लैनेट का, वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिक ऑर्बिट। ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी जब हमने पीरियोडिक वाला पार्ट किया था, उसमें टी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा रेज टू द पावर 3। अब तो वहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि हमारे पास आई थी, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर म्यू अंडर रूट इंटू, सॉरी इट्स म्यू and into minus mu over 2 रेज टू की पावर 3/2। ये हमारी पावर जो थी 3/2 इसकी पावर आ रही थी, और ये हमारा पीरियड फाइंड आउट हमने किया था। अब इसी पीरियड को जो है उसने कहा है स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिक ऑर्बिट। ये हमने केपलर्स लॉ से पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई है। केपलर्स ने यही 3 पॉइंट जो हम रेज किए थे, जो हम एक एक सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं
कि हमारा जो कैपलर्स है वो किस तरह से अप्लाई होता है किसी प्लैनेट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर और उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। इसका ये जो थर्ड 5 यूनिट्स है ना, उसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ ऑर्बिटल मोशन। जस्ट अ मिनट। नाउ वी विल ड्राइव द न्यूटन्स लॉ। हम जो है ड्राइवेशन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फॉर्म फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर लॉ की मदद से हम न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ फाइंड आउट करेंगे बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा था ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स विद द सन एट वन फोकस। अब यही चीज हम लेके चलेंगे। इफ वी इनटेक द सन एट द फोकस मीन टू से ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट कैन बी रिटन एज। हमने क्या किया, ओरिजिन कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो हमारे पास ऑर्बिट की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट की बनेगी। वी आल्सो नोन दैट 1/r इज इक्वल्स टू u, नॉट म्यू, इट्स u। तो ये हमारे पास जो 1/r है, l एज इट इज रहेगा, 1/r जो है वो u में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस e cos थीटा इज इक्वल्स टू इज 1। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, देन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में e माइनस ई cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेंगे, ये 1 इस साइड पे ले आएंगे और यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी ई cos थीटा की माइनस ई cos थीटा की माइनस एल यू, जो कि हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। मीन टू से इक्वेशन नंबर 1 से हमने ई cos थीटा की वैल्यू निकाली और इसमें हमने सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आगे जी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज, ये भी हम पहले फाइंड आउट ड्राइव कर चुके हैं कि किसी ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट की होती है। अब यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एल ला के यहाँ पे डिवाइड कर दें, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ओके, देन कैंसलेशन यू की यू के साथ हो जाएगी और हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। इस टर्म को हम फर्दर जो है दोबारा यू को 1/r की फॉर्म में इस यू को लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारी चीज आ जाएगी म्यू ओवर आर स्क्वायर, वे म्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर एल। इसको हमने म्यू का नाम दे दिया। now you can see that where mu is a scalar, जो कि हमने जो है वो इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हुए इम्प्लीमेंट किया है। फॉर अ प्लैनेट द फोर्स वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन विच इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये चीज हमें क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये वाली टर्म ये डिस्क्राइब कर रही है कि प्लैनेट जो की फोर्स जो है वो इनवर्सली अप्लाई हो रही है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, रेडियस, ठीक है, विच इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यही हमें बात न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी मिलती है। सिमिलरली हम जो है फॉर एलिप्स के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, आप ये बी स्क्वायर क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारा बी स्क्वायर ओवर ए इंटू म्यू ओवर ए हो जाएगा। Then also h square is equals to mu into l. What is l? L is b square over a, उसको हमने l का नाम दे दिया, that is semi latest rectum। ये हम पहले भी कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि बी स्क्वायर ओवर ए जो है वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है, उसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। Now b square is equals to, in an ellipse b square is equals to a square into 1 minus e, ये उसकी इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे b स्क्वायर ओवर a इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिख देंगे। फिर हमारे पास ये b ओवर a जो है ये क्या है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, इसकी जगह हम l सब्स्टिट्यूट कर देंगे, l इज इक्वल टू a 1 माइनस ई स्क्वायर। मीन टू से अब हम ये इक्वेशन हमें मिल गई है सेमी लेटेस्ट रेक्टम की। अगर हमें सेंट्रिसिटी मालूम हो और ए की वैल्यू मालूम हो तो हम जो है सेमी लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसकी फर्दर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज से पहले दो एग्जांपल आपको बुक में नजर आएंगी, वो इसने यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई नोट्स में, मैं वो आपको क्लियर करवा दूँ।
इसमें देखिए फर्स्ट उसने जो एग्जांपल ली हुई है वो है शो दैट द लॉ फोर्स टुवर्ड द पोल ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एन cos एन थीटा इज गिवन बाय दिस फोर्स। अगर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो पोल ऑफ कर्व है उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट की हो तो वहाँ पे फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होगी, उसकी कैलकुलेशन ये आएगी। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे फोर्स को बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आर एन इज इक्वल्स टू ए एन कोस एन थीटा। यहाँ से हमने क्या किया, आर एन को जब हम यू की फॉर्म में लिखेंगे सिंस आर इज इक्वल टू 1/u और u इज इक्वल टू 1/r, एक ही बात है ना। जैसे हमने अभी देखे पढ़ा था कि आर इज इक्वल सॉरी u इज इक्वल टू 1/r, और अगर मैंने r लेना हो तो वो क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं उसने आर एन जो है उसको आर एन को 1/u की फॉर्म में कन्वर्ट किया। आपको ये छोटा सा माइनस का साइन नजर आ रहा होगा इस पे, ये इस u पे, ये देखिए माइनस का साइन इज इक्वल टू ए एन कोस एन थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड डी यू बाई डी थीटा हमारे पास वैल्यू जो है वो cos एन थीटा, यहाँ से अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है, यू एन जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, यू एन इज इक्वल टू 1/r n, हमें पता है ना। तो वो आर एन की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी है जो कि डिनोमिनेटर में आ गई, और ये हमारे पास डी यू बाई डी थीटा यू टेन एन थीटा की वैल्यू बन गई है। Now it's we will take its second derivative with respect to theta and get this equation. The differential equation of orbit is orbit की जो differential equation है वो हम ले रहे हैं और उसमें ये value substitute करेंगे। Value substitute करने के लिए we have this right hand side as it is, left hand side में d square u by d theta के स्केयर उसकी हमने value substitute कर दी। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस यू जो है दूसरी साइड हमारा प्लस यू हो जाएगा, एच स्केयर यू स्केयर वो भी हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और एफ की वैल्यू हमें जो है ये मिल रही है। नाउ वी नो दैट कॉस स्केयर सेकंड स्केयर एन थीटा जो है इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये कैलकुलेशन थोड़ी सी देखेंगे। दैट इज u पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए एन कोज एन थीटा, यहाँ पे आर एन था ना तो उसको हमने कन्वर्ट किया हुआ यू में। ओके, कोज एन थीटा इज इक्वल टू 1/a n u n, हम इसको कोज एन थीटा को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मतलब ए एन जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसका माइनस साइन रिमूव करके इसको भी डिनोमिनेटर में ले आए। अगर हमने कोज एन थीटा से सेकंड एन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो रिवर्स हो जाएगी, दैट इज ए एन यू एन आ जाएगी, ये देखेंगे ए एन यू एन आ गई। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, सीकेंड स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू हो, सीकेंड एन थीटा की तो मिल गई है। अब सीकेंड स्क्वायर एन थीटा की क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है ए पावर 2n यू पावर 2n, और ये वैल्यू इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हम जो है सीकेंड स्क्वायर एन थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारी फर्दर वो वैल्यू मिल जाएगी हमें फोर्स की जो कि हमने फाइंड आउट की हुई है, वही वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ये आपके पास वो वही वैल्यू जो है वो आ गई है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में उसने कहा है जी ओके इस एग्जांपल में वो कह रहा है प्रूव दैट द स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय वीपी इज इक्वल्स टू एच। स्पीड की बात की है कि जो स्पीड है सेंट्रल ऑर्बिट की वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेयर h इज द एरियल स्पीड एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। Hence find the expression for v when a particle subjected to the inverse square law of force describes an ellipse, a parabola, a hyperbola orbit। इसमें हमने तीन चार चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमने ये एक्सप्रेशन जो है ये फाइंड आउट करना है, फिर इस एक्सप्रेशन में p और जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, v यहाँ पे जो है हमारे पास वेलोसिटी है और स्पीड है, और एच जो है वो हमारे पास एरियल स्पीड है। अब इन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसने कहा है कि इसी b की वैल्यू फाइंड आउट करें जब हमारा जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई हो रहा हो और वहां पे एक फॉर्म जो है मोशन की वो एलिप्स बन रही हो, और जब पैराबोला बन रही हो और जब हाइपरबोला बन रही हो। ये तीन केस आगे उसने बता दिए हैं।
अब हम पहले जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट इज, हमें पता है कि वेलोसिटी रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट में इस तरह से लिखी जाती है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेने के बाद we know that consider that r is equals to u पावर -1 dr by d थीटा इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से dr by dt की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 में आएगी। जब हमने dr by dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इक्वेशन नंबर 2 में, नाउ वी विल कंसिडर दैट h इज इक्वल्स टू r स्क्वायर d थीटा बाई dt। ये भी हमें वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम निकाल रहे हैं, जो कि हमारे पास इसकी दैट इज h इज एरियल स्पीड। एरियल स्पीड की डेफिनेशन हमारे पास है, उसकी मदद से हम जो है यहाँ वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। dt बाई डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच ओवर आर स्क्र, ये डिनोमिनेटर में ले आएंगे और 1 ओवर आर स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जो है, ये जो हमने कैलकुलेट की है डी थीटा बाई डी टी, एक ये वाली वैल्यू और एक डी आर बाई डी टी, इसको हम जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट इज रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसमें हमने जब पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी हमें। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 में फर्दर पीडल इक्वेशन जो है वो उसकी पोलर फॉर्म हम लेंगे। पीडल इक्वेशन की पोलर फॉर्म लेके आ रहे हैं, जो कि हमारे पास है जी 1 ओवर पी स्क्र इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्र प्लस 1 ओवर आर फोर डी आर बाई डी थीटा का स्क्र। पीडल इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स में भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में देखी होगी, लेकिन होपफुली आपको याद नहीं होगी। जैसे बाकी एक्सप्रेशंस नहीं याद होते, बिल्कुल ये भी नहीं याद होगी, लेकिन ये आपने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है पीडल इक्वेशन को। 1 ओवर पी स्क्र इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्र जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ओवर आर यू में। सिमिलरली ये 1 ओवर आर ये भी यू में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि डी आर बाई जो डी थीटा है उसको भी हम 1 ओवर यू स्क्र इंटू डी यू बाई डी थीटा की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ओवर यू स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्र के इक्वल, और सिमिलरली यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ आर आ जाएगा, जो कि हमारी सेम यही चीज अगेन बनेगी। तो हमने डी आर बाई डी थीटा की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 1 ओवर पी स्क्र इज इक्वल टू दिस, ये एक्सप्रेशन हमारे पास 5 आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 4 हमने जो लास्ट निकाली है एच वाली वो, और 5th वन ये जो हमारे पास है पीडल इक्वेशन को, और जो हमारे पास वो रेडियल स्पीड है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने से हमें बी पी इजिकल टू एच ये एक्सप्रेशन मिल जाता है जो कि रिक्वायर्ड था। अब इसका सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन के। उसने कहा है कि द इनवर्स लॉ जो है वो फाइंड आउट करें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हमारे पास। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एफ इज इक्वल टू म्यू ओवर आर स्क्वायर। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताया था, एफ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू दिस, और म्यू की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। बिल्कुल यही वाली चीज जो है यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, म्यू ओवर आर स्क्वायर, और इसको हम जो है 1 ओवर आर को अगेन यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू यू स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब म्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसकी सॉरी फोर्स की ऑर्बिटल मोशन जो है, ऑर्बिट जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी है ये इक्वेशन नंबर 2 में। इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास इसकी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी और यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स टू डी यू बाई डी थीटा, इससे हम जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फायदा हमें क्या होगा कि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो इजीली हो जाएगी, डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से ये काम हमने किया, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ऐसे कंप्लीटिंग डेरिवेटिव भी हम कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे। आप देखोगे कि ये डी बाई डी थीटा जो है ये भी हमारा खत्म हो जाएगा और ये डी बाई डी थीटा भी खत्म हो जाएगा और हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एक टर्म में। एक टर्म मीन एक हमारा जो है वो इसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो गया, और यहाँ इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा u, और देन साथ में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा।
नाउ यूजिंग इक्वेशन 5 इक्वेशन जो थी वो ये चीज थी जो कि इक्वल थी 1/p² के पीडल इक्वेशन जो भी हमने निकाली थी ना, ये वाली इक्वेशन ये देखो 1/p² du/d θ² प्लस u²। इसको हमने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं देन 1/p²। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है हमें देती है h²/p² इज इक्वल टू 2 म्यू u प्लस c। और देन जो है हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं h²/p² इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर r प्लस c। दिस इज कॉल्ड आरपी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। आरपी मीन इसमें r इन्वॉल्व है और p इन्वॉल्व है। अब इसके जो वो उसने 3 केसेस बनाए थे कि फॉर एलिप्स के लिए फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो उसने कहा था कि v की ये जो इक्वेशन है स्क्वायर्स ऑफ इनवर्सली लॉ ऑफ फोर्सेस, इसकी मदद से भी एक्सप्रेशन निकालें फॉर पार्टिकल स्पीड का, वो हमने निकाल लिया है। आरपी इक्वेशन की ही वो बात कर रहा था, वो फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस वेलोसिटी फॉर एलिप्टिक ऑर्बिट एंड फॉर पैराबोलिक एंड फॉर हाइपरबोलिक ऑर्बिट। इनके लिए हम निकालेंगे। द आरपी इक्वेशन इज एन एलिप्स रेफर टू अ फोकस एज अ पोल। आरपी इक्वेशन क्या होती है, वो एलिप्स की ही फॉर्मेट बना रही होती है और उसका फोकस कहाँ पे होता है, पोल पे पाया जाता है। तो जो हमारा पॉइंट ये कांस्टेंट है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे ए, और इस एज की जगह हाइट कितनी हाइट पे जाएगा, वो बी हाइट तक जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली। और कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे -1 होता है। अब ये इक्वेशन और ये कंपेयर आप करके देखें कि ये आपकी आरपी इक्वेशन है, जबकि ये आपकी जो है वो एलिप्टिक ऑर्बिट की इक्वेशन ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। सो हम जो है वो 2 म्यू ओवर 2 ए को सी ओवर -1 के इक्वल लिख के यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दोबारा हम जो है वो पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन जो हमारे पास है 6 इक्वेशन, इसमें हम दोबारा इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मीन टू से कि हम किसके लिए कैलकुलेट सी की वैल्यू क्यों बट पुट की है सी की वैल्यू, क्योंकि हमने निकाली कहाँ से है, एलिप्टिकल इक्वेशन से, और पुट इसमें आरपी इक्वेशन में कर दी। तो ये अब हमारी जो इक्वेशन ये बनी है एलिप्टिक आरपी इक्वेशन बन गई, क्योंकि एलिप्टिक फॉर्म से हमने वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट की है ना सी की। अब ये h² p² जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, ये हमारा बन जाता है b², जो क्योंकि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है v इज इक्वल टू h/p। तो ये वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी और इसको फर्दर स्क्वायर हम इसका खत्म कर लेंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन ऑर्बिट इज एलिप्टिक। दिस द सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। वी नो दैट कि जब हमारा एलिप्स जो है उसको हम सर्कल में कन्वर्ट करना हो तो क्या उसमें फर्क आता है, एलिप्स में हमारे मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं, वेयर एज सर्कल में हमारे सारे एक्सिस सेम होते हैं, रेडियस सेम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेडियस की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू ए पुट कर देंगे। इस कांस्टेंट वैल्यू ए को पुट करने से हमारी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सर्कुलर ऑर्बिट हमने पहले भी ड्राइव किया है, जो कि हमारी इस वैल्यू को भी जस्टिफाई कर रही है कि वाकई ही यही वाली इक्वेशन बनती है। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एलिप्टिक ऑर्बिट। एलिप्टिक ऑर्बिट, यहाँ पे एलिप्टिक नहीं पैराबोलिक आना था, एलिप्टिक के लिए तो हम कर चुके हैं। द आरपी इक्वेशन फॉर पैराबोलिक इज रेफर्ड एज फोकस एज पोल। हमने अब यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन लिखी है पोल के अकॉर्डिंग। पोल के मीन टू से हम जो कांस्टेंट पॉइंट ले रहे हैं वो ये वाला पॉइंट, इसकी बात हो रही है। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इसी इक्वेशन को पैराबोलिक वाली फॉर्मेट में 1/p² इज इक्वल टू 1/ar प्लस 0। यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हमने यहाँ पे 0 का नाम दिया हुआ है। ओके, नाउ वी कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8। ये हमारी जो है आरपी इक्वेशन फॉर पैराबोला है। इसको हम जो है वो उसी इक्वेशन 6 से इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो सी की वैल्यू क्या हमें मिल रही है 0, बाकी जबकि हमें ये वैल्यू जो है कंपेयर करने से फाइंड आउट हो रही है h²/p² इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर आर। इनको आप कंपेयर करेंगे तो इजीली आप ये देख सकोगे। देन h²/p² इज इक्वल टू, इसको हम h/p जो है वो v के इक्वल है तो ये स्क्वेयरिंग आ जाएगी, और v² इज इक्वल टू 2 म्यू बाय आर हमारे पास आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2 म्यू बाय आर। ये कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है व्हेन ऑर्बिट इज पैराबोलिक। अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन हाइपरबोलिक ऑर्बिट। हाइपरबोलिक ऑर्बिट में लाने के लिए
पहले हम जो है हाइपरबोला की एलिप्स की इक्वेशन जो है वो फोकी एज अ पोल रेफर करते हुए इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोला की फॉर्म बन रही है। ठीक है, एलिप्स नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास हाइपरबोला आएगा। ओके, इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड यहाँ पे आना है 6 एंड 9 आना है, 7 नहीं आना, 9 आएगा। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें अगेन ये चीज मिल जाएगी जैसे हमने फर्स्ट वन एलिप्स में मिली थी, और यहाँ से हम कंपेयर करते हुए इन दोनों को सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगेन सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और वही एलिप्स वाला सारा केस बनता जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी व्हेन ऑर्बिट इज हाइपरबोलिक। ठीक है, ये सारे हमारे केसेस हो जाएंगे। अब आपके पास इस एक्सरसाइज में जो है वो 10 क्वेश्चंस हैं। आपने इस लेक्चर के बाद इसके जो है 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के ट्राई करने हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे थ्योरी के जो हमारा डिस्कशन का लेक्चर होगा उसमें डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच।